देखिए, इलेक्शन में अगर पैसा पकड़ा जाता है, इल्लीगल पैसा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप बताइए मुझे कि उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आएगा लोकसभा का। जिस दिन आएगा आप भी जान जाएंगे, मैं भी जान जाऊंगा कि जनता किसको चाहती है। दूर दूर तक कोई विपक्ष है नहीं, क्योंकि विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है बोलने के लिए, कोई मुद्दे नहीं हैं बोलने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय बैठे हैं सीपी पे और देख रहे हैं हमसे दो भाई साहब मिल गए हैं। जो है आज हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज जो है पहला जो है चरण का 21 राज्यों में 102 सीटों का जो है चुनाव अभी संपन्न हो रहा है, लगभग ख़त्म होने के कगार पे है आधे घंटे में। इन्हीं सब मुद्दों को हम लेके आज बात करते हैं, देखते हैं आम जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जी, क्या नाम है आपका? रोहित अनेजा। जैसे अभी आज 21 राज्यों में और 102 सीटों पर चुनाव पहला चरण होना था। अभी रिसेंटली में जो है राहुल गांधी और उनका जो है अखिलेश यादव का एक कमेंट आया, मोदी जी का पहला शो फ्लॉप हुआ। इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं इतना राजनीति के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं से यही कहूँगा कि जनता क्या सोचती है। देखिए, जनता 10 साल से मोदी सरकार को देख रही है और मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं वो जनता के सामने हैं। चाहे गडकरी साहब के काम हो, चाहे पीयूष गोयल साहब के काम हो, चाहे स्मृति ईरानी जी के काम हो, या मोदी जी के कामों की अगर आप गिनती करें तो मेरे को बोलते बोलते मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी और उनके काम ख़त्म नहीं होंगे। जन धन योजना, किसानों को मुआवजा, ठीक है, सड़कों की जितनी स्पीड थी वो अब कितनी स्पीड है और पहले कितनी थी। देखिए, राजनीति आज़ादी के बाद से 70 साल में जो काम हुआ और उनके राज में अटल बिहारी की सरकार आई, उसमें कितना काम हुआ, क्या नए कदम उठाए गए, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तक, और 2014 से मोदी गवर्नमेंट की सरकार है, और तब से और अब तक 10 साल हो चुके हैं और सारी जनता खुश है। सारी जनता जानती है कि क्या क्या काम हुए हैं, और अब की बार 400 पार है ही है। 400 पार नहीं होगा तो 375 ±5। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि मोदी जी के अगर कामों को अगर हम गिनाने लगे तो काफ़ी जो है समय लग जाएगा और हम गिना नहीं पाएंगे, इतने उनके काम हैं। तो ये बताइए, आप जो है अभी आप 10 साल देखें मोदी सरकार, 10 साल आपने देखा कांग्रेस सरकार, अगर आप दोनों में अगर वो करते हैं, अगर आपको किनकी सरकार ज़्यादा बेहतर लगती है? मुझे तो मोदी सरकार ही बेहतर लगती है, क्योंकि जो दिशा मोदी सरकार ने दी है, मोदी जी ने जो दी है, वो जो सोच है, जो उसके पीछे एक मशीनरी काम करती है, जो बीजेपी की मशीनरी है वो काम करती है, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो। और जो सोच है, जो देश को दिशा देने की बात है, चाहे वो आप डिफेंस देख लीजिए, डिफेंस स्ट्रैटेजी देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट पॉलिसी देख लीजिए, इंडस्ट्री पॉलिसी देख लीजिए, या आप कोई भी सरकार देख लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, हमारी मोदी सरकार दूरदर्शी है। वो हमारे देश की उन मुद्दों पे बात करती है या उन समस्याओं पे अटैक करती है। जैसे कि टॉयलेट नहीं था, 70 साल के अंदर हमारे देश में टॉयलेट नहीं था। कांग्रेस की थी, हमें नहीं पता किसकी सरकार थी, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, पर आज हर घर में टॉयलेट है, और 5 साल के बाद हर घर में टॉयलेट के अंदर पानी भी होगा। पानी के लिए जैसे उनका जो नल योजना है, 13 करोड़ लोगों ने उन्हें कनेक्शन दिया अभी। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप देखा कि मोदी जी के मैनिफेस्टो में इसमें हमारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार बनी हुई है, और मोदी जी के मैनिफेस्टो में रोजगार और महंगाई पे कोई बात ही नहीं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या युवाओं के उनको जो है नकार दिया गया, एक तरीके से नकार दिया गया? इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। उसके बाद क्या गरीबी थी, कितने लोगों के पास शिक्षा थी, ये सब जानते हैं, डेटा सबके पास है। उसके बाद 70 साल तक सरकारें रही, बेरोज़गारी तो हर सरकार के पास रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे, देखिए देश जो है, मतलब बेरोजगारी रही, 2 करोड़ रोजगार की बात की। लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इन 10 सालों में नौकरियों का जो है लगातार गिरावट देखी गई, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में। उसके बाद जो है अब महंगाई में लगातार, जैसे आपको याद होगा, यही जो है सिलेंडर जब 400 रुपये का था, तो यही मोदी गवर्नमेंट, यही स्मृति ईरानी सब सड़क पर बैठे थे। आज जो है सिलेंडर 3 गुना। इससे आप क्या लगता है कि मतलब कि लोगों के जो है मतलब कि किचन में और उनके जो है मतलब कि एक भार पड़क नहीं भरा? इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा उठाया बेरोज़गारी का, एक मुद्दा उठाया महंगाई का। जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, हमारे मोदी सरकार ने युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत की स्कीम लागू की। बहुत सारे लोन्स दिए गए, जो कि युवा जितने भी हैं, हस्तशिल्पी हैं या जो हाथ से काम करते हैं या जो मज़दूर हैं, उनको कुछ रोज़गार दिया जाए, उनको कुछ पैसा दिया जाए, 50,000, 1 लाख, कुछ भी दिया जाए, जिससे वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें। तो मोदी सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बहुत सारे इनिशिएटिव थे, जो कि अभूतपूर्व कदम थे, और उन्होंने
इन्होंने देखिए हमारे देश का युवा क्या कहता है कि या तो सरकारी नौकरी मिल जाए या प्राइवेट नौकरी मिल जाए। जो पढ़ा लिखा है उसको सरकारी भी मिल जाती है, आईएएस भी बनते हैं और प्राइवेट में भी नौकरी। बात काबिलियत की है, अगर युवा में काबिलियत है वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, आईएएस भी बन सकता है और वो प्राइवेट में नौकरी भी कर सकता है। बात है शिक्षा की, शिक्षा में कितना काम हुआ, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एजुकेशन पॉलिसी बदली, अभूतपूर्व कदम जो आज तक 70 साल में नहीं हुए, जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन द थिंकिंग ऑफ द पीपल, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, thinking in education policy, there are lots of changes which has happened. तो यही मोदी जी जब 2014 में जो है कहे थे, लगातार जो है आप क्लिप देख सकते हैं, लगातार रुपया गिर रहा है, ये मतलब इतना चिल्लाते थे लगातार रुपया गिर रहा है। उसके बाद 59 रुपये से रुपया इसमें आज 84 रुपये पहुँच गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत फाइनेंस मैं भी समझता हूँ, मैं भी स्टार्टअप फंडिंग करता हूँ। देखिए जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के हिसाब से डिपेंड करती है। हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना, अमेरिका के पास कितने बिलियन डॉलर, कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। मान लीजिए 15-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका की है, चाइना की 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और जापान की कितनी है, यूके की कितनी है। ये भी तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की 2022 तक, वो भी अपने मतलब मुद्दों पे खरा नहीं उतरा मोदी सरकार ने। नहीं, आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के हम बहुत करीब हैं और 2-3 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। देखिए जब देश में पैसा आएगा तो सरकार के पास पैसा होगा। आपको क्या लगता है कि अगर 5 ट्रिलियन डॉलर हम इकोनॉमी बन जाते हैं और देश में जो हाहाकार मचा, युवाओं में जो रोष है, लगातार पेपर लीक के मामले हैं, बेरोजगारी के मामले हैं, महंगाई मामले हैं, अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के युवा, हमारे देश के अन्य गरीब परेशान है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? क्या ये वाकई जो है ये यही विकसित भारत है? देखिए अब बीजेपी सरकार कुछ राज्यों में है और बाकी सरकारें बाकी राज्यों में हैं। तो जब राजनीति होती है या जब पॉलिटिक्स होती है, तो अगर पेपर के लीक का मामला कहीं पे भी है तो वो भी देखिए पेपर लीक देखा जाए तो यूपी में है, इसमें यूपी में बीजेपी सरकार है, लगातार पेपर लीक होते रहे वहाँ पे और पेपर कैंसिल होते रहे। इस पर क्या कहना चाहिए? सर देखिए जो गलती है, किसी की भी गलती हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर की गलती हो, चाहे वो एजुकेशन के अधिकारी की गलती हो, जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया है सज़ा उसको मिलेगी ही मिलेगी। मोदी सरकार क्राइम के अगेंस्ट है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है। जो भी भ्रष्टाचारी हैं उसको, वो जेल में है या वो ईडी के अंदर है, या आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। अच्छा जो है मुद्दा छेड़ा भ्रष्टाचारी, जैसे विपक्ष आरोप लगाती सारे भ्रष्टाचारी इसमें बीजेपी में आ गए। मैं आपको 1-2 उदाहरण लेना चाहता हूँ। जैसे नवीन जिंदल 400 करोड़ कोल घोटाला, अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाला। जैसे इसमें आए इनके मतलब जो विपक्ष जो आरोप लगाती वाशिंग मशीन धुलते गए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इस समय जितने भ्रष्टाचारी विपक्ष में हैं और जो इनके मतलब पाले में जा रहा है वो भी उनका जो है वाशिंग मशीन से धुल दिया जा रहा है, इस पर आप क्या मत है, आपका सोचना क्या है? देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस के समय में कितने भ्रष्टाचार हुए, जीप घोटाले से तो लेकर। मैं कह रहा हूँ वो भ्रष्टाचारी जो कोल घोटाले का और भी अजीत पवार सब जो घोटाले बाज थे, इससे बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। देखिए विपक्ष ने मुद्दे उठाने हैं और जहाँ तक मुद्दे सही हैं, देखिए भ्रष्टाचारी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है और ये मोदी सरकार का भी मानना है। जो भी भ्रष्टाचारी है उसको उसके उचित समय पे सज़ा मिलेगी। ये हमारी न्याय व्यवस्था है, वी आर डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारी कानून व्यवस्था है, हमारे पास कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जिसके पास केसेस होंगे एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। जो भी एमपी एमएलए भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है उस पर सज़ा होती है। मैं तो टिकट दे दे नवीन जिंदल, पीलीभीत से आज चुनाव था, आज वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोल 400 करोड़ कोल घोटाले के मामले में वो जो है दोषी थे। कांग्रेस जब से बीजेपी दामन थामा और आज जो है इस बार उनको टिकट दिया गया और चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर मैं पूछ रहा हूँ, इस पर बताइए आप क्या सोचना? क्या जैसे आपने कहा सारे भ्रष्टाचारी वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कैसे उनको कैसे उन्होंने क्लीन चिट दे दी? देखिए भ्रष्टाचारी लोकसभा के अंदर पहले भी थे और अब भी हैं, ठीक है। कोर्ट केसेस की बात करते हैं, जब तक हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती है तब तक वो बेगुनाह है। अगर कोर्ट ने साबित कर दिया और उसके बाद सपोज़ कोई संगीन जुर्म है, जैसे कि मर्डर है या रेप है, कोई भी संगीन जुर्म है, तो कोर्ट ने कह दिया कि वो सज़ा उसको हो गई है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो गई है, उसके बाद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर इस बार से लगा हुआ है और मोदी जी लगातार जो है आम आदमी पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल रहे हैं, ठीक है। जो विपक्ष कहता है, हम तो मीडिया से हमारा सोचना कुछ नहीं है, विपक्ष की बात है। और आप खुद देख रहे हैं जो है कि 400 पार नारा दे रहे हैं और विपक्षियों को जेल डाल रहे हैं आचार संहिता समय। ये आपको क्या लगता है, इनकी क्या मंशा है? वाकई जो है क्या, जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगा रही लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए जनाब
मैं एक आम आदमी हूँ, मैंने वोट डालना है। किसको वोट डालूंगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहली चीज़। और ना ही आपसे पूछूंगा आप किसको वोट डाल रहे हैं। ये जिस दिन 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आएगा लोकसभा का, जिस दिन आएगा आप भी जान जाएंगे, मैं भी जान जाऊंगा कि जनता किसको चाहती है। तो हमें 7 जून का इंतज़ार करना चाहिए। 4 जून का जिस दिन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बता देगा। मोदी सरकार ने कहा है 400 पार है, होता है कि नहीं होता ये तो सिर्फ भगवान जानता है, या वोटर जानता है, या आम आदमी जानता है, आपके जैसा या मेरे जैसा। चलिए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली किस विधानसभा से आपका मतलब घर पड़ता है? मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, पीतमपुरा में रहता हूँ मैं। और वहाँ पे चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। मिस्टर प्रवीण खांडेलवाल बीजेपी से हैं। और हाँ, क्या लगता है इस बार जो अग्रवाल जी, दोनों अग्रवाल ही हैं अभी जो, हाँ, एक खंडेलवाल है और एक अग्रवाल है अभी, जिनको कांग्रेस ने वहाँ गठबंधन ने टिकट दिया। क्या लगता है आपको इस बार देखिए, कौन लड़ाई में है वहाँ? पिछली बार भी लड़ाई कोई दिल्ली में कोई लड़ाई नहीं है। 7 सीटें बीजेपी की थी पिछली बार भी और इस बार भी। कोई लड़ाई है ही नहीं। दूर दूर तक कोई विपक्ष है नहीं, क्योंकि विपक्ष इतना कमज़ोर हो चुका है। विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है बोलने के लिए, कोई मुद्दे नहीं है बोलने के लिए। बीजेपी के पास मुद्दे हैं। आप कैंपेनिंग देख लीजिए, कहाँ हो रही है कैंपेनिंग, कोई कैंपेनिंग ही नहीं है। कैंपेनिंग कहाँ से होगी? जैसे राहुल गांधी अभी भी आरोप लगाया, राहुल गांधी के सारे जितने कांग्रेस सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। क्या उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की कि हमारे सारे खाते जो है सीज कर दिए चुनाव को देखते हुए। इस पर क्या, अगर विपक्षी पार्टियों को आप कमज़ोर करने के लिए सारे खाते सीज कर देते हैं तो कहाँ से कैंपेनिंग करेंगे, कहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन में अगर पैसा पकड़ा जाता है, इलीगल पैसा है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप बताइए मुझे कि उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन अकाउंट फ्रीज कर देना, अगर जो पार्टी कार्यालय का पार्टी अकाउंट फ्रीज कर देना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि कोई भी इलीगल पैसा किसी भी पार्टी का हो उसको सरकार पकड़ लीगल कहाँ से हुआ? जब अगर पार्टी फंड, पार्टी का जो है अगर अकाउंट सीज हो रहा है, ये इलीगल कहाँ से हुआ? देखिए, अगर मैं इतना नहीं जानता हूँ पार्टी फंड है कि नहीं है, अगर उसके अंदर राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने लगातार कहा है। बताइए मेरे को कौन सा पार्टी फंड, क्या कांग्रेस का पार्टी फंड सीज कर दिया जा चुका है? सीज कर सकते हैं सर, उसमें कोई ना कोई कारण रहा होगा। देखिए, यही मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ गए तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरविंदो फार्मा से 60 करोड़ रुपया मोदी जी ने चंदा लिया, कई फार्मेसी कंपनियों से चंदा लिया, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, और वही अरविंदो फार्मा के जो है शरद चंद्र रेड्डी सबसे पहले अभियुक्त थे शराब घोटाले में, अब वो बन गए सरकारी गवाह। लगातार विपक्ष इस पर आरोप लगा रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं जो है कि मनी ट्रायल तो जो है बीजेपी ने किया। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, जो व्यापारी होता है या जो बिग बिजनेसमैन होता है, वो जो सरकार के अंदर कोई भी सरकार हो अच्छा काम करती है तो उसको चंदा देता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो सबको चंदा देता है। अगर आप बड़े लोगों की बात करें, अंबानी अडानी वगैरह की बात करें, तो 70 साल तक तब क्या अंबानी नहीं थे, तब क्या अडानी नहीं थे? आप मुझे ये बताइए कि अडानी जब थे तब कांग्रेस की सरकार थी, जब गुजरात के अंदर अडानी का जो बिजनेस एम्पायर है वो राइज करना शुरू किया है। तो अगर आप ये कहेंगे कि अडानी और अंबानी सिर्फ मोदी को पैसा देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारे देश की। चलिए, अच्छा, ये सब बातें, अब ये बताइए आपको क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से पहले चरण का चुनाव हुआ, अब अभी भी जो है 7 चरण चुनाव पूरे हुए हैं, 6 चरण बचे हुए हैं, 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। आपको क्या लगता है, जैसे क्या लगता है दिल्ली में इस बार जो है क्या परिवर्तन का बयार बहेगी या यही फिर 7 सीटों पर आएंगे? कोई परिवर्तन नहीं है। दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी की थी और अब भी 7 सीटें रहेंगी, और आने वाले 10-15 सालों में बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता।